हाँ तो दोस्तों, हम आ गए हैं। आप भी आ जाइए। कुछ बात कर लेते हैं कल से आगे। क्या बात कर रहे थे हम? 5 ईयर प्लान्स की। 5 ईयर प्लान्स की बात कर रहे थे। भारत में नियोजन की बात कर रहे थे, प्लानिंग की बात कर रहे थे। और प्लानिंग में हम पहुंचे कहाँ पे? पंचवर्षीय योजनाओं पर। कहाँ पर पहुंचे? पंचवर्षीय योजनाओं पर। कितनी पंचवर्षीय योजनाएं अब तक इंप्लीमेंट हुई? 12। कितनी पंचवर्षीय योजना इंप्लीमेंट हुई? 12। और इन 12 पंचवर्षीय योजनाओं के साथ साथ कितनी एक वर्षीय योजनाएं आई या कितनी वार्षिक योजनाएं, जिनको हम कहें एक वर्षीय या वार्षिक योजनाएं, वो आई कितनी? 6। कितनी आई? 6। कहां कहां आई? पंचवर्षीय योजनाओं का प्रारंभ हुआ 1 अप्रैल 1951 से। लास्ट हमारी जो आई वो कहाँ पूरी हुई? 31 मार्च 2017। इस अवधि में 1951 से लेकर 2017 तक 12 पंचवर्षीय योजनाएं। पहली, दूसरी, तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद लगातार 3 एक वर्षीय योजनाएं आई। याद रखना, पहली, दूसरी, तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद लगातार एक एक वर्ष की 3 योजनाएं आई, जिनको एनुअल प्लान्स कहा गया। उसके बाद में 2 पंचवर्षीय योजनाएं और आई। कौन कौन सी? चौथी और पांचवी। चौथी और पांचवी। उसके बाद में एक वार्षिक योजना और आई। पहली 3 के बाद 3, फिर 2 पंचवर्षीय योजनाओं के बाद एक वार्षिक प्लान और आया। उसके बाद 2 पंचवर्षीय योजनाएं और आई। कौन सी? छठी और सातवीं। और उसके बाद में 2 एक वर्षीय योजनाएं आई। ये दिमाग में रखना। और इसके बाद में कोई एक वर्षीय योजना नहीं आई। 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं और लास्ट 12वीं पंचवर्षीय योजना जो है वो आई। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो है वो, वैसे तो आपको सारा कुछ याद करना है, लेकिन स्पेशली आप एक तो पहली पंचवर्षीय योजना पे विशेष फोकस करें कि इसकी एम्स क्या थे, इसके लक्ष्य क्या थे। इसका लक्ष्य था कृषि उत्पादन में वृद्धि। मूल लक्ष्य जो था वो था कृषि उत्पादन में वृद्धि, और साथ में उत्पादन, आय और धन के समान वितरण से संबंधित बात भी हुई थी। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात बनती है कि पहली पंचवर्षीय योजना जो है उसमें क्या हुआ था। पहली पंचवर्षीय योजना में क्या हुआ था? पहली पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956 तक। उसके बाद इंपॉर्टेंट बात बनती है कि 3 जो एक वर्षीय योजना आई वो कितनी पंचवर्षीय योजनाओं के बाद आई और कब से कब तक आई, तो वो आप देख लेना। 3 कहाँ? 5-5 साल के। 51 से 56, 56 से 61, 61 से 66 और 66 के बाद में एक आपकी आई 1966 से 67 तक, 67 से 68 तक, 68 से 69 तक। और तारीख आपको ज्यादा रटने की जरूरत नहीं। 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है हमारा फाइनेंशियल ईयर और 31 मार्च को पूरा होता है। तो सारी पंचवर्षीय योजना हो या एक वर्षीय योजना है, सारी की सारी 1 अप्रैल से स्टार्ट होगी, 31 मार्च तक पूरी होती है। उसके बाद में एक बात हमने कहा था कि सबसे पहले जो है प्राथमिक शिक्षा को सर्वव्यापी बनाने से संबंधित कौन सी पंचवर्षीय योजना में बात आई थी, तो वो आई थी 8वीं पंचवर्षीय योजना में। कौन सी पंचवर्षीय योजना में आई थी? 8वीं पंचवर्षीय योजना में प्राथमिक शिक्षा को सर्वव्यापी बनाने की बात आई थी। ये मैं बात रिवाइज कर रहा हूं। और एक जो है लास्ट की बात आ जाती है कि जो 12वीं पंचवर्षीय योजना है वो कब से कब तक? 12वीं पंचवर्षीय योजना आपकी 1 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2017 तक। यहां आके पंचवर्षीय योजनाएं हमारी पूरी होगी बेटा।
और इस पूरी होने की घोषणा कहां हो गई थी? जब आपका नीति आयोग जो है वो उसकी, जस्ट ए मिनट, नीति आयोग की घोषणा हो गई थी कि ये पूरा कर दिया जाएगा आपका, कि अब से योजना आयोग जो है, प्लानिंग कमीशन जो है वो पूरा, और नीति आयोग आपका लागू हो जाएगा। नीति आयोग की पहली बैठक फरवरी 2015 में हुई थी, याद है ना? फरवरी 2015 में घोषणा हो गई थी, 1 जनवरी 2015 को, और फरवरी 2015 में इसकी पहली बैठक हुई थी। याद है? नहीं याद है तो कर लेना बेटा याद। आगे हम चलते हैं, पंचवर्षीय योजनाओं के बाद। ये पंचवर्षीय योजनाओं के रिवीजन की बात आ गई। अब बात आती है भारतीय नियोजन की, कि भारतीय नियोजन एक संकीर्ण नियोजन नहीं है, एक व्यापक नियोजन है। कैसा नियोजन है बेटा? व्यापक नियोजन है, कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग है। नियोजन में दोनों बातें आती हैं आपकी, एक तो योजना आयोग की बात आएगी और एक नीति आयोग की बात आएगी। कौन से आयोग की बात आएगी? नीति आयोग का नाम जैसे आता है तो आप ऐसे लिखेंगे ना, नीति आयोग। हिंदी में आप ऐसे लिख, आपको ऐसा लगता होगा कि नीतियां बनानी है इसलिए नीति आयोग है, ऐसा ही लगता है क्या? अगर ऐसा लगता है तो थोड़ा थोड़ा ठीक है, नीतियां बनाता है, लेकिन इसका मूल नाम जो है वो नीतियों से नहीं बना है। इसका नाम है NITI कमीशन। NITI कमीशन, इसका मतलब जो है फुल फॉर्म है वो याद रख लेना। इसकी फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये इसकी फुल फॉर्म है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, बदलते भारत के लिए राष्ट्रीय संस्थान। ये हिंदी नाम है, बड़ा अजीब सा, ये केवल हमने ट्रांसलेट किया है, बाकी इसकी फुल फॉर्म यही है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये नीति आयोग का पूरा नाम है। नीति को अब से ऐसे सोचना बंद कीजिएगा कि ये पॉलिसीज बनाता है इसलिए इसका नाम नीति आयोग है। एक बैठ गया अंदाज सा लग गया कि नीतियां बन रही हैं, और ये ऐसा बन गया आपका ये नीति आयोग। इस तरह से बात हम कर रहे थे कि भारतीय नियोजन जो है वो कैसा नियोजन है बेटा? वो नियोजन जो है वो व्यापक नियोजन है। कैसा नियोजन है? व्यापक नियोजन है, संकीर्ण या छोटा नियोजन नहीं है। बड़े स्तर की बात की जाती है, कॉम्प्रिहेंसिव लेवल की बात की जाती है। भारतीय नियोजन की व्यापक नियोजन है। क्यों? क्योंकि इसका ध्यान जो है वो केवल आर्थिक समृद्धि पर नहीं है, केवल आर्थिक समृद्धि या विकास पर ही नहीं है। यानी नियोजन का मकसद केवल ये नहीं था कि आर्थिक विकास हो जाए और आर्थिक समृद्धि हो जाए, केवल यहां तक नहीं है। इसका जो उद्देश्य था वो ये था कि विकास और समृद्धि तो हो ही हो, साथ में सामाजिक कल्याण, सामाजिक कल्याण, और समाज के हर वर्ग को फायदा मिले, समाज के हर वर्ग को फायदा मिले, समाजवादी ढांचे का निर्माण हो, समाजवादी ढांचे का निर्माण हो। ये इसका व्यापक नियोजन के संदर्भ में बात थी। अब एक छोटी सी बात और आती है कि नियोजन का उद्देश्य और योजनाओं का उद्देश्य। आप अभी तक समझ तो गए होंगे कि नियोजन और योजनाएं, इनके उद्देश्य अलग अलग हैं। आप समझ रहे होंगे नियोजन क्या है, योजनाएं क्या है। थोड़ा बहुत क्लियर मैं कल के पीरियड में, कल की क्लास में करवा चुका हूं, लेकिन फिर भी मैं आपको योजनाएं और नियोजन क्या है
देखिए, मैं आपके उदाहरण से बताऊं कि मेरा कोई बच्चा अभी प्लानिंग कर रहा है, आपके पेरेंट्स और हम ये चाहते हैं कि हमारा बच्चा जो है, हमारा बच्चा जो है वो क्या हो, सफल इंसान बने, जीवन में सफलता हासिल करे, प्रोग्रेस करे। तो इसके लिए हम प्लानिंग करेंगे। क्या करेंगे? प्लानिंग करेंगे, नियोजन करेंगे। मतलब लंबे समय के उद्देश्य हैं हमारे, दीर्घकालीन उद्देश्य हैं ये। क्या है? दीर्घकालीन उद्देश्य हैं। उसके लिए हम क्या सोच रहे हैं कि भाई हम दिल्ली यूनिवर्सिटी में भेजेंगे, दिल्ली यूनिवर्सिटी के बाद में हम पीजी के लिए हो सकता है जेएनयू में चले जाएं, उसके बाद में हम पीएचडी करेंगे, या दिल्ली में हमने यूजी कर ली, उसके बाद में हम आईएएस की प्रिपरेशन करेंगे, आईएएस बनेंगे या आईपीएस बनेंगे, या किसी और सेक्टर में, लॉ के सेक्टर में चले जाएंगे, या किसी और क्षेत्र में चले जाएंगे, या जेएनयू में जाके हमने पीजी किया और पीजी करने के बाद जो है हम किसी कॉलेज में प्रोफेसर बन जाएंगे। तो ये पूरी जो प्लानिंग है हमारी वो है नियोजन। और इस नियोजन के लिए हम बनाते हैं छोटी छोटी योजनाएं। इस नियोजन के लिए हम क्या बनाते हैं? छोटी छोटी योजनाएं बनाते हैं। और योजनाओं में सबसे पहली योजना बनाई कि हम प्लान करेंगे, जैसे 5 ईयर प्लान हमारे बनाए थे ना, उस 5 ईयर प्लान की तरह से हमने छोटी योजना बनानी कि हमें पहला काम क्या करना है? दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाना है। कहाँ पे जाना है? दिल्ली यूनिवर्सिटी में आपको जाना है। तो ये हमारी योजना हो गई। और इस दिल्ली यूनिवर्सिटी से भी छोटी योजना बात करें, दिल्ली यूनिवर्सिटी में योजना के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सीयूईटी के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, ये सारी योजनाएं हैं। सीयूईटी के लिए प्लानिंग कर रहे हैं कि हमें पर डे जो है 12 घंटे पढ़ना है। हमें हमने हमारा टाइम टेबल बना लिया कि हम इस बुक को इतने दिन में पूरा कर देंगे, इस बुक को इतने दिन में पूरा कर देंगे, इस सब्जेक्ट को यहाँ पे कंप्लीट कर देंगे। ये सारी योजनाएं हैं। तो हमें हमने आपको बताया कि ये योजनाएं और जो है नियोजन, इसमें अंतर होता है। नियोजन के उद्देश्य जो है वो दीर्घकालिक होते हैं, नियोजन के उद्देश्य दीर्घकालिक होते हैं, और योजनाओं के उद्देश्य जो है वो अल्पकालिक होते हैं। नियोजन के उद्देश्यों में चिरकालिक समृद्धि की बात आती है, दीर्घकालिक समृद्धि की बात आती है, सामाजिक न्याय की बात आती है। ये उद्देश्य लंबे हैं। धन और आय के समान वितरण की बात आती है, धन और आय के समान वितरण की बात आती है, और मानव शक्ति के पूर्ण उपयोग की बात आती है नियोजन में। और इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए जो भी कार्य किए जाते हैं योजनाओं के अंतर्गत, वो सारे अल्पकालिक हैं। यानी जिसमें हमने कहा कृषि का विकास करेंगे, हम रोजगार के क्षेत्र में काम करेंगे, हम शिक्षा के क्षेत्र में काम करेंगे, अलग अलग पढ़ा है ना सारी योजनाओं में। तो योजनाओं के उद्देश्य इतना दिमाग में रखना, योजनाओं के उद्देश्य अल्पकालिक हैं और नियोजन के उद्देश्य दीर्घकालिक हैं। अब हमारी जो नियोजन के अंतर्गत जो आर्थिक नीतियां जो बनाई गई, हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी जो बनाएगी, उनकी विशेषताओं की बात करेंगे। इकोनॉमिक पॉलिसी की विशेषताओं की बात करेंगे, कौन कौन सी इसकी विशेषताएं जो हैं वो थी। पहली विशेषता है कि 1991 तक की बात कर रहे हैं, सार्वजनिक क्षेत्रों में ज्यादा भरोसा किया गया। 1991 के बाद तो हमने काफी चेंज किया है, लेकिन 1991 से पहले सार्वजनिक क्षेत्रों पर भरोसा ज्यादा किया गया, सार्वजनिक क्षेत्रों पर भरोसा ज्यादा किया गया। और इसके अंतर्गत सबसे इंपॉर्टेंट आती है, आपके सिलेबस में आता है, औद्योगिक नीति 1956। औद्योगिक नीति 1956।
औद्योगिक नीति 1956 जैसे इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन आईपीआर 1956, इसके अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्रों की बात पर ज्यादा भरोसा कैसे किया गया ये बताएं। एक मिनट। हाँ तो साथियों, सार्वजनिक क्षेत्रों पर भरोसा किस तरह से दिखाया गया? औद्योगिक नीति 1956, आईपीआर 1956, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन 1956 के अंतर्गत बताया गया कि देश के अंतर्गत 17 उद्योग जो है वो कितने कैटेगराइज किया गया, ए बी सी को, उद्योगों को कितनी श्रेणियों में बांटा गया? 3 श्रेणियों में बांटा गया बेटा, याद रखना। कितनी श्रेणियों में बांटा गया? 3 श्रेणियों में बांटा गया। कैटेगरी ए, कैटेगरी बी और कैटेगरी सी। कैटेगरी ए में 17 इंडस्ट्रीज रखी गई। कितने उद्योग रखे गए? 17 उद्योग रखे गए जो पूर्णतः सार्वजनिक क्षेत्र के थे। सीधी भाषा में कहूं तो सारे इनका जो स्वामित्व था वो किसके पास था? सरकार के पास था। 17 उद्योग जो है वो सुरक्षित रखे गए, किसके लिए? पब्लिक सेक्टर के लिए। बी में जो आए वो 12 सेक्टर थे। कितने उद्योग? 12 उद्योग जो है ये निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों का योगदान रहा इसमें। सार्वजनिक और निजी क्षेत्र, निजी क्षेत्र पूरक के रूप में इसमें काम करेगा। 12 सेक्टर जो है वो इसमें दोनों मिलजुल के काम करेंगे। ये बी कैटेगरी के उद्योग थे और बाकी जितने भी बच गए, इन 17 और 12 को छोड़ के वो सारे के सारे सी कैटेगरी में चले गए, जो टोटली जो है प्राइवेट सेक्टर के लिए छोड़ दिए गए कि आप इसमें करिए भैया, कुछ भी करना है वो करिएगा। परमाणु ऊर्जा वगैरह, रेलवे वगैरह, ये सारा का सारा सामरिक महत्व के जितने भी काम थे, हथियार वगैरह बनाने का जितना भी काम था, वो सारे के सारे, एयर इंडिया वगैरह, भेल वगैरह, वो इसमें इसके अंतर्गत आए थे सार्वजनिक में। और बाकी कुछ 12 जो है वो बी कैटेगरी के, वो सार्वजनिक और निजी के, और बाकी जो बच गए वो प्राइवेट सेक्टर के। आपकी किताबों में जो है हो सकता है 17 और 12 दो की ही बात की गई हो, तीसरे की बात नहीं की गई, लेकिन इसके बाद में बच गए वो तीसरे सी कैटेगरी के बात थे। और इस नीति के पक्ष में कुछ तर्क दिए गए कि ऐसी नीतियां क्यों बनाई गई कि कुछ सेक्टर जो है वो सार्वजनिक क्षेत्र के ही रखे गए और कुछ सेक्टर जो है वो दोनों को मिले जुले रखे गए, और बाकी सेक्टर्स को प्राइवेटाइजेशन क्यों किया गया? तो इसके पक्ष में तर्क दिए गए कि कुछ क्षेत्र ऐसे थे जिनमें प्राइवेट सेक्टर के बूते से बाहर की बात थी। प्राइवेट सेक्टर के बूते से बाहर की बात थी, निजी क्षेत्र की औकात नहीं थी भाई। परमाणु बनाना, परमाणु बम बनाना हो, परमाणु परीक्षण किया गया तो परमाणु बम बनाने की कैपेसिटी निजी सेक्टर की नहीं थी। रेलवे बहुत बड़ा सेक्टर है तो वहां पे निजी क्षेत्र से बाहर की बात थी। यानी इसके अंतर्गत भारी और आधारभूत उद्योग वगैरह जो है वो ऐसे आए गए। दूसरी बात ये थी, कुछ सेक्टर ऐसे थे जिनमें प्राइवेट सेक्टर की रुचि ही नहीं थी। प्राइवेट सेक्टर की रुचि ही नहीं थी क्योंकि प्राइवेट सेक्टर का मुख्य उद्देश्य रहता है लाभ कमाना। क्या रहता है? लाभ कमाना उद्देश्य रहता है। लेकिन जैसे सड़क की बात करें, वैज्ञानिक अनुसंधान की बात करें, सिंचाई की बात करें, बिजली की बात करें, ये सारे ही सेक्टर लाभ कमाऊ उद्योग नहीं थे, इसलिए इनमें जो है प्राइवेट सेक्टर की कोई विशेष रुचि नहीं रही। तीसरी बात, कुछ सेक्टर ऐसे थे जिनको सरकारें या सार्वजनिक क्षेत्र जो है वो निजी क्षेत्र को देना ही नहीं चाहते थे, क्योंकि उनके देने से जो है वो आर्थिक शक्ति के केंद्रीयकरण की समस्या उत्पन्न हो जाती। आर्थिक शक्ति के
केंद्रीयकरण की समस्या उत्पन्न हो जाती, जैसे बैंकिंग की बात है पूरा अगर दे दिया जाता, बीमा की बात है, तो ये वहां पे केंद्रीयकरण हो जाता, इसलिए इनको पूरी तरह से प्राइवेट सेक्टर को नहीं दिया गया। एक बात, सार्वजनिक क्षेत्र पे ज्यादा फोकस इसलिए किया गया कि सार्वजनिक क्षेत्र को संचालित करना आसान है, सरकारी क्षेत्र को संचालित करना आसान है, प्राइवेट सेक्टर में ये काम मुश्किल था। और अगली एक बात आती है कि निजी सेक्टर जो थे वो अच्छी जगहों पे तो काम करने के इच्छुक थे जहां पे उद्योगों को चलने की संभावना रहती है, बड़ी सिटीज में, बड़े शहरों में, मेट्रो सिटीज में, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में अपनी कोई भी फैक्ट्री लगाना, कोई भी अपना उद्योग लगाना निजी सेक्टरों का जो है उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था। तो पहली बात आई जो इसकी विशेषताओं में वो थी सार्वजनिक क्षेत्र पर ज्यादा भरोसा, सार्वजनिक क्षेत्र पर ज्यादा भरोसा। दूसरा आया निजी क्षेत्र का नियंत्रित विकास, निजी क्षेत्र का नियंत्रित विकास। और निजी क्षेत्र का नियंत्रित विकास होने का कारण, उसका विकास जो है काफी कंट्रोल्ड रहा। उसके कारण ये थे कि सरकारों ने प्राइवेट सेक्टर पर काफी प्रतिबंध लगा दिए थे। क्या लगा दिए थे बेटा? काफी प्रतिबंध लगा दिए थे। जैसे एक प्रतिबंध लगाया औद्योगिक विकास और नियमन कानून, औद्योगिक विकास और नियमन कानून 1948, 1948 औद्योगिक विकास और नियमन कानून 1948। और इस कानून के तहत जो है प्राइवेट सेक्टर को कोई भी काम करने के लिए लाइसेंस लेना पड़ता है, यानी लाइसेंस प्रणाली जो है उसका उदय हुआ। कौन से कानून के तहत? औद्योगिक विकास और नियमन कानून के तहत। और पंजीकरण करवाना पड़ता था। और एक कल मैंने बताया था, आपको याद होगा, एकाधिकार एवं प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार कानून, याद आया? मोनोपोलिस्टिक एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट, ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट 1969, 1969, जिसको हमने कहा था MRTP एक्ट। MRTP एक्ट कौन सा? 1969 का। इसके अनुसार उद्योगों पर बहुत सारी पाबंदियां लगा दी और विभिन्न श्रेणी के उद्योगों पर इंस्पेक्टर्स की नियुक्ति कर दी गई थी। इंस्पेक्टर राज का नाम सुना होगा कि इंस्पेक्टर राज हावी हो गया है। इंस्पेक्टर्स की नियुक्ति है, ये अलग अलग लेवल पर जाके उन उद्योगों में जो है वो निरीक्षण का कार्य करते रहते थे, जिसके कारण से कोई भी डिसीजन लेने में उनको देरी होती थी, डिसीजन लेने में देरी होती थी। तीसरी बात इसकी जो विशेषता है वो है छोटे उद्योगों का संरक्षण, छोटे उद्योगों का संरक्षण और बड़े उद्योगों का नियमन। इसके अंदर ज्यादा डिटेल नहीं बताऊंगा। इसके अंतर्गत ये योजना इस तरह की बनाएगी कि बड़े उद्योग हैं उनके ऊपर कंट्रोल किया जाए, उनके ऊपर पाबंदियां लगाई जाएं, उनके ऊपर नियम कड़े किए जाएं और छोटे उद्योग जो हैं उनको सहूलियत दी जाए। जो MRTP एक्ट है उसका ज्यादा प्रभाव बड़े उद्योगों पर पड़ा और इस एक्ट के तहत छोटे उद्योगों को संरक्षण दिया गया। और इसी के तहत जो है छोटे छोटे उद्योगों के बोर्ड्स बनाए गए, जैसे हथकरघा बोर्ड, हथकरघा हाथ से वस्त्र वगैरह बनाने के जो उद्योग थे ना, हथकरघा बोर्ड, रेशम बोर्ड, रेशम के जो कपड़े बनाए गए उनसे संबंधित ऐसे बोर्ड्स का गठन किया गया, अनेक मंडल्स का गठन किया गया। इसी प्रकार की बात आती है सामरिक महत्व के भारी उद्योगों का। सामरिक महत्व, सामरिक महत्व में जो है स्पेशली ऐसे उद्योग जिनका संबंध युद्ध से संबंधित सामग्री से है। दूसरा
सर्वव्यापी मध्यवर्ती का काम करते हैं। जैसे बिजली उत्पादन की बात आती है, वो भी कुछ हद तक सामरिक महत्व में बात आती है। लोहा इस्पात उद्योग जो है वो भी इसके अंतर्गत आती है। तो इन उद्योगों के विकास की बात जो है वो इनकी विशेषताओं में शामिल आती है। अगला जो बिंदु है वो है बचत और निवेश में वृद्धि। यानी इस नियोजन के अंतर्गत बचत में वृद्धि हुई और निवेश में वृद्धि हुई। और बचत में वृद्धि के लिए सरकारों ने क्या किया? ब्याज दर में वृद्धि की। ब्याज दर में वृद्धि की। ब्याज दर में वृद्धि करने से लोग बचत करेंगे। कैसे? कि अगर एफडीज के या किसी भी प्रकार की ब्याज दरों में वृद्धि करेंगे तो लोग जो है खर्चा कम करेंगे और अपने पैसे को जो है बैंकिंग सेक्टर में ज्यादा डालेंगे। बैंकिंग सेक्टर में डालेंगे, वो बचत में वृद्धि हुई। करों में छूट दी गई, टैक्सेस में छूट दी गई इसके अंतर्गत। अगली बात आती है विदेशी प्रतियोगिता से संरक्षण किया गया। विदेशी प्रतियोगिता से संरक्षण किया गया। यहां के जो उद्योग हैं उन पर विशेष फोकस किया गया कि आप जो है अपना काम करिए, विदेशी उद्योग जो आएंगे उन पर हम जो है प्रतिबंध लगा देंगे। किस तरह से? मान लीजिए आयात प्रशुल्क लगा दिया, इंपोर्ट ड्यूटी जिसको हम कह रहे हैं, इंपोर्ट ड्यूटी। कि बाहर से जो माल आएगा, बाहर से जो सामान आएगा उस पर बहुत सारे टैक्सेस लगा देंगे, इतना ज्यादा लगा देंगे कि वो सामान महंगा हो जाएगा। और वो महंगा होगा तो फिर क्या करेंगे? यहाँ के उद्योग धंधे ज्यादा विकसित होंगे। और बात की गई निर्यात प्रोत्साहन की, बात की गई निर्यात प्रोत्साहन और आयात प्रतिस्थापन की बात की गई। निर्यात प्रोत्साहन का मतलब क्या होता है बेटा? निर्यात प्रोत्साहन का मतलब हमें अपने यहां पे उत्पादन करना है, ज्यादा से ज्यादा उत्पादन करना है, ज्यादा से ज्यादा, हमारी जरूरत से ज्यादा। तो बाकी एक्सेस जितना भी हमारा माल है उसको हम भेज पाएंगे कहां पे? दूसरे देशों में। और आयात प्रतिस्थापन का मतलब जितना आयात हम कर रहे हैं ना, उस आयात की जगह हम आत्मनिर्भर बन जाएं और उस सामान का जो है हमारे देश में ही उत्पादन करने लग जाएं। और हमारे देश में उत्पादन करेंगे तो उस आयात को अलग कर देंगे। तो वो क्या है? आयात प्रतिस्थापन। अगला पॉइंट जो आ रहा है वो आ रहा है विदेशी पूंजी पर प्रतिबंध। विदेशी पूंजी पर प्रतिबंध। विदेशी पूंजी पर प्रतिबंध। विदेशी पूंजी पर प्रतिबंध में इसमें जो विदेशी पूंजी के रूप में प्रत्यक्ष निवेश किया जाना था, दूसरे देश की पूंजी के माध्यम से जो प्रत्यक्ष निवेश किया जाना था, उस पर रोक नहीं कह के मैं ये कहूं कि उस पर कंट्रोल किया गया और उसके लिए एक सख्त कानून बना दिया गया। उस सख्त कानून का नाम था, ब्याह में जो आया करें मैं, फेरा। क्या नाम था? फेरा कानून था। फेरा कानून का मतलब फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। रेगुलेशन एक्ट, फेरा कानून बनाया गया। प्रश्न आपको पूछा जा सकता है फेरा कानून किस लिए बनाया गया? तो आपको अगर ये दिमाग में रहा ना कि अगर इसकी फुल फॉर्म फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, तो फॉरेन एक्सचेंज का मतलब विदेशी एक्सचेंज, इसका मतलब विदेशी पूंजी को कंट्रोल करने के लिए कानून बनाया गया, विदेशी विनिमय नियंत्रण कानून। विदेशी विनिमय नियंत्रण कानून, विदेशी पूंजी पर रोक लगाने के लिए यह किया गया। गला सूख रहा है, 2 मिनट, 1 मिनट, पानी पी के आ जाता हूं आज थोड़ा सा। हाँ तो साथियों,
आज मैंने बीच बीच में पॉज कर दिया है, कल की तरह से ऐसा नहीं है मैंने कह दिया कि मैंने हटा दिया है और वो सारी कॉलिंग डिटेल्स वगैरह सारी आ गई, आज नहीं है ऐसा। तो लास्ट में हमने बात की थी फेरा कानून की, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, और ये किस लिए था? विदेशी पूंजी पर कंट्रोल करने के लिए, विदेशी पूंजी पर नियंत्रण करने के लिए फेरा कानून लगाया गया। अब बात करते हैं आर्थिक योजनाओं की उपलब्धियां। आर्थिक योजनाओं की उपलब्धियां। आर्थिक योजनाओं की उपलब्धियां। आर्थिक योजनाओं की उपलब्धियों को मैं एक डायग्राम के माध्यम से जो है वो आपको समझाऊं। ये देखिएगा, हम विकास की दर बात करें या वृद्धि की दर बात करें, ये देखिए ग्रोथ रेट ऑफ नेशनल इनकम कौन सी प्राइस पे? 2011-12। इससे पहले जो प्राइस प्रचलन में थी वो कौन सी थी? 2004-5 की थी। 2004-5 की थी। ऐसे मान लीजिए प्रश्न आपका बन जाए, लेटेस्ट प्रश्न बनता है कि फिलहाल कौन सा आधार वर्ष चल रहा है, कौन सी कीमतों पर? 2011-12 की कीमतों के आधार पर ये सारा कुछ चल रहा है। तो हमारा ये जो टॉपिक है इसमें हमने कहा आर्थिक योजनाओं की उपलब्धियां। ये जो गोले बने हुए हैं ना, ये फर्स्ट प्लान का है, पहली योजना का। ये दूसरी योजना का, ये तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, नवीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं। सबसे पहले बिंदु की बात करते हैं राष्ट्रीय आय में वृद्धि की। राष्ट्रीय आय में वृद्धि की बात करें तो राष्ट्रीय आय में वृद्धि ब्रिटिश शासन के दौरान जो है वो 0.5% प्रतिवर्ष की दर से हुई थी। ब्रिटिश शासन के दौरान 0.5% प्रतिवर्ष। और पंचवर्षीय योजनाएं जो आई उसके बाद में, अगर पूरा औसत ज्ञात करें पंचवर्षीय योजनाओं के दौर में, तो 5% आई। ब्रिटिश शासन के दौरान कितनी थी? आधा परसेंट, 0.5%। और पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान बात करें तो एक औसत बात करें तो 5% के लगभग रही है। हालांकि उनके जो लक्ष्य थे, लक्ष्यों से काफी कम रही। लक्ष्यों से काफी कम रही। कैसे कम रही? देखिए, पहली पंचवर्षीय योजना जो थी उसमें हमारा जो लक्ष्य था वो था 2.2% का। टारगेट कितना था? हमने जब पहली पंचवर्षीय योजना कब बनाई? 1951 से 56, याद है ना बेटा? पहली 51 से 56। इसमें लक्ष्य था 2.2% का और हमने अचीव किया कितना? 4.6%। यानी पहली योजना हमारी पूरी तरह से सफल रही। पहली योजना पूरी तरह से सफल रही। उसके बाद दूसरी से लेके नौवीं योजना तक, दूसरी से लेके नवीं योजना तक लगभग हमारा जो लक्ष्य रहा, इन्होंने कहा था कि 5% से ऊपर की ग्रोथ रेट रखनी है। 5% से ऊपर की ग्रोथ रेट रखनी है। और ये जो है और इसमें भी लगभग जो है 5% से ऊपर, हालांकि मैं इसका अलग से बता दूंगा 10वीं का,
लक्ष्य जो रखा गया वो 5% से ऊपर रखा गया, और 5% से ऊपर लक्ष्य केवल 5वीं, 6ठी, 7वीं, 8वीं और 9वीं में ही रखा गया। उससे पहले 2 योजनाओं में काफी क्रिटिकल सिचुएशन रही। इन लक्ष्य को 3 योजनाओं में इन लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाए, इन लक्ष्यों की प्राप्ति नहीं कर पाए, और यहां पे काफी गिरा था। काफी क्यों गिरा था? पहली योजना थी हमारी 1951 से 56, दूसरी योजना थी हमारी 56 से 61, तीसरी योजना थी हमारी 1961 से 1966। तीसरी योजना के दौरान क्या हुआ, याद करो, इंडो पाक वार हुआ, 1965 का युद्ध हुआ। 1965 का भारत का पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ, इसलिए यहां पर लक्ष्य की प्राप्ति 5% नहीं हो पाई, क्योंकि युद्ध में जो है किसी देश की अर्थव्यवस्था में जो लक्ष्य बनाए जाते हैं उन लक्ष्यों की पूर्ति नहीं होती है, उन लक्ष्यों की पूर्ति नहीं होती है, इसलिए यहां पे काफी कम रहा। चौथी पंचवर्षीय योजना, चौथी पंचवर्षीय योजना जो हमारी रही, वो चौथी पंचवर्षीय योजना कब रही? 3 पंचवर्षीय योजनाओं के बाद में, आपको याद है ना, 3 एक वर्षीय योजनाएं आ गई थी, और चौथी पंचवर्षीय योजना आई हमारी 1 अप्रैल 1969 से लेके 1 अप्रैल 1969 से लेके 74 तक, 1974 तक, 1 अप्रैल 1969 से लेके 1974 तक। और इसमें भी काफी डाउन गया। उसका कारण भी ये रहा था कि इस दौर में, याद है आपको, 1971 में जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, तब जो है पूर्वी पाकिस्तान, तब का पाकिस्तान का एक हिस्सा था, और वहां पे युद्ध लड़ा गया, 1971 का युद्ध भारत पाकिस्तान के बीच में, जिसमें पूर्वी पाकिस्तान अलग किया गया, और इस पूर्वी पाकिस्तान का नया नाम दिया गया बांग्लादेश। बांग्लादेश विभाजन जब हुआ था, बांग्लादेश का विभाजन हुआ था, उस युद्ध में भी काफी परिस्थितियां क्रिटिकल रही, इसलिए सिचुएशन जो है काफी क्रिटिकल रही। और इसमें एक चीज, एक नई अवधारणा और दी गई। कौन सी योजना के तहत? चौथी योजना की बात कर रहे हैं हम। इस चौथी योजना की अवधारणा में बफर स्टॉक की अवधारणा दी गई। बफर स्टॉक, 5 मिलियन बफर स्टॉक। बफर स्टॉक का मतलब क्या होता है? बफर स्टॉक का मतलब, उससे पहले जो है हमारे पास ये सिस्टम था कि अगर खाद्यान्न की एक्सेस है तो निर्यात कर दो, और एक्सेस नहीं है तो यूज कर लो। लेकिन उस समय पर स्टॉक किया जाने लग गया खाद्यान्न, कि हम अपने गोदामों में बचा के रखेंगे। एफसीआई वगैरह का नाम सुना होगा ना, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इसके गोदाम बने हुए होते हैं, इसके अंदर स्टॉक रखेंगे खाद्यान्न का। क्यों रखेंगे? विभिन्न प्रकार की विपरीत परिस्थिति आ गई, क्योंकि भारत 2 युद्ध झेल चुका था तब तक। 65 में, हालांकि उससे पहले चाइना वाला हुआ था 1962 में, वो भी 65 में भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ, और 1971 में वापस युद्ध हुआ, 62 में चाइना का वार हुआ। तब काफी क्रिटिकल कंडीशन आई, तो इंडिया जागा कि भाई हमें अपना स्टॉक जो है वो रखा जाना चाहिए, और बफर स्टॉक की अवधारणा का उद्बोधन, बफर स्टॉक की अवधारणा जो है प्रयोग में आई गई। कौन सी योजना के तहत? चौथी योजना के तहत। ये बात आई, राष्ट्रीय आय में वृद्धि की बात आई। 5वीं योजना में 5%, छठी योजना में 5.3%, 7वीं में 5.8, 8वीं में 6.5, और 9वीं में 5.4%। यहां लक्ष्य से ज्यादा, यहां पे 5% से ज्यादा का लक्ष्य रखा गया था, और लक्ष्य से ज्यादा हुआ, यानी पहली में ज्यादा हुआ, दूसरी, तीसरी, चौथी में लक्ष्य से नीचे गए, और 5वीं, छठी, 7वीं, 8वीं और 9वीं में लक्ष्य से प्राप्ति हमने कर ली। अब आपको ऐसा लग रहा होगा 9वीं में ही क्यों, 10वीं में भी लक्ष्य से ज्यादा प्राप्ति हुई, लेकिन यहां पे जो है, यहां पे लक्ष्य ज्यादा था बेटा। यहां पे लक्ष्य रखा लगभग 8% का, 8.1% का लक्ष्य रखा गया, और पूर्ति कितनी हुई? 7.6% की। और इसमें भी लक्ष्य रखा गया 9% का, और इसमें
अचीव कितना हुआ 7.5% का, और 12वीं में भी 9% का लक्ष्य रखा गया, और इसमें अचीव किया कितना 6.8% का। तो ये राष्ट्रीय आय में वृद्धि के पंचवर्षीय योजनाओं के आंकड़े इस प्रकार से रहे हमारे। दूसरी बात आती है इसमें, आर्थिक योजनाओं की उपलब्धियों में दूसरी बात आती है प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि। प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि। प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि की बात आती है। दूसरा पॉइंट है कि आजादी से पहले प्रति व्यक्ति आय की ग्रोथ जो हो रही थी ना, वो 0% थी, यानी बढ़ ही नहीं रही थी। और योजनाओं की अवधि में, योजनाओं की अवधि का मतलब 1951 से लेके 2017, जब बात भी प्लानिंग की बात आती है ना, तो 1951 से लेके 2017 की बात आती है। हमारे पास विशेष फोकस किस तक करना है, 1991 तक का विशेष फोकस करना है। तब ये जो प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हुई वो 3% की हुई। पहली योजना में 2.7% थी, दूसरी योजना में 2.1% थी, और तीसरी योजना में काफी डाउन आ गई थी। तीसरी योजना में काफी डाउन आ गई थी। उसका कारण क्या रहा, इंडो पाक वार रहा था। 1% के समथिंग कुछ आ गई थी। और उसके बाद में जो है अगली योजनाओं में 10वीं योजना तक 5.9% और इस तरह से बढ़ती गई 6% के लगभग ये गई। अगर आपसे औसत वृद्धि पूछे योजनाओं के दौरान, तो आप कहेंगे कि 3% की औसत वृद्धि हुई है प्रति व्यक्ति आय में। अगला पॉइंट बात करें हम पूंजी निर्माण में वृद्धि। पूंजी निर्माण, एक तरह से पूंजी निर्माण का मतलब ये कह सकते हैं कि निवेश में वृद्धि। निवेश में वृद्धि, और निवेश में बहुत ज्यादा वृद्धि हुई। आजादी से पहले ये दर काफी कम थी, 50-51 में 8.6% निवेश की दर थी, 8.6%। और 2017-18 की बात हम करें, 2017-18 की बात करें तो यह दर आ गई 30.5% के लगभग। ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊंगा इसमें, आंकड़े कंफ्यूज करेंगे आपको। अगला जो है कृषि में संस्थागत परिवर्तन और तकनीकी परिवर्तन। कृषि में संस्थागत और तकनीकी परिवर्तन। दो प्रकार का योगदान कृषि के विकास में योजनाओं का रहा। पहला प्रकार तो यह है कि राज्य और भूमि जोतने वालों के बीच, यानी राज्य और काश्तकारों के बीच जो मध्यस्थ जो थे ना बेटा, बिचौलिए जो थे, उनका उन्मूलन खत्म कर दिया। जाओ तार घरा माने को जरूरत नहीं, उनको फिनिश कर दिया, उनको हटा दिया गया कि अब जो स्टेट और काश्तकार के बीच में कोई जमींदार वगैरह नहीं होगा। काश्तकार जाने और सरकार जाने। आपकी जमाबंदी की नकल आपके घर पे पापा से पूछना, जमाबंदी की नकल के ऊपर लिखा हुआ है राजस्थान सरकार। जमीन का मालिक कौन, राजस्थान सरकार। काश्तकार का नाम, काश्तकार का नाम हो सकता है काश्तकार के नाम कई लिखे हुए हों, आपके दादाजी का नाम लिखा हुआ हो, आपकी दादी का नाम लिखा हुआ हो, आपके पापा का नाम लिखा हुआ हो, आपके मम्मी का नाम लिखा हुआ हो, आपकी बुआ का नाम हो सकता है। जितने भी बहुत सारे एक से ज्यादा काश्तकार हो सकते हैं। कोई बीच में ये नहीं है कि फलानो जमींदार भी है, की जमीन है तेबाओ ना।
पहला तो ये हुआ कि मध्यस्थों का उन्मूलन, और दूसरा ये हुआ लगानों का आधुनिकीकरण। लगानों का आधुनिकीकरण और नियमन। लगानों का आधुनिकीकरण और नियमन। लगान लेने का जो तरीका था ना, उसको मॉडर्नाइजेशन कर दिया गया उसका। और छोटे छोटे बिंदु इसमें और आते हैं। भूमि की जोत, जोत का मतलब आप जोत लिया करा बाना। भूमि की जोत का मतलब जो खेत आप बो रहे हैं उसका आकार, उसकी उच्चतम सीमा निर्धारित कर दी। उच्चतम सीमा निर्धारित कर दी। उसका कारण क्या रहा कि जमींदारों के पास दुनिया भर के खेत हो गए, दुनिया भर की बड़े बड़ी जमीन हो गई। तो उन्होंने, और वो जो है दूसरे लोगों को देते ही नहीं थे, खुद ही मालिक बन बैठे। तो सरकारों ने जब भूमि सुधार की बात की तो उच्चतम जोत का निर्धारण कर दिया कि आप इससे ज्यादा जमीन जो है वो नहीं रख सकते हैं, और भूमि का पुनः वितरण कर दिया। भूमि का पुनः वितरण का मतलब उच्चतम जोत का बना दिया। और भाई पहले जो मालिक थे ना, अब आपके पास एक व्यक्ति के पास मान लीजिए 1000 बीघा जमीन है, और उसको ये कह दिया कि तू 100 बीघा से ज्यादा जमीन नहीं रखेगा, तो बाकी जो जमीन है वो दूसरे किसानों को दीजिएगी, वो सबको मिल गई, तो वो पुनः वितरण हो गया। भूमि सुधारों को, हालांकि भूमि सुधार लागू किए गए, लेकिन काफी सारी कमियां रही, और उन लागू कमियों के कारण से जो है भूमि सुधार पूरी तरह से इंप्लीमेंट नहीं हो पाए। और एक बात की गई तकनीकी में चेंज, 1966 में तकनीकी में काफी परिवर्तन किया गया। तकनीकी में परिवर्तन किया गया, और तकनीकी में परिवर्तन का मतलब क्या था? एक तो HYV सीड्स की बात, हाई यील्ड सीड्स की बात की गई, जिसको ये कह सकते हैं कि उच्च प्राप्ति, अधिक उत्पादन देने वाले बीज। ये हुआ था आपका एक, इस रिवोल्यूशन का नाम था हरित क्रांति, ग्रीन रेवोल्यूशन का नाम सुना होगा ना। तो तकनीकी में परिवर्तन 1966 में हरित क्रांति आई, तब ज्यादा उत्पादन वाले बीजों की बात की गई, तब यूरिया DAP का हुआ, खाद वगैरह जो है, कीटनाशकों का इस समय पर प्रयोग बढ़ा था। काफी सारी चेंज आई, यानी सारी वो तकनीक अपनाएगी जिनसे जो है कृषि के उत्पादन में वृद्धि हो, और इससे भारत जो है वो खाद्यान्न का निर्यात करने वाला देश बन गया। पहले क्या करता था? आयात करता था, और जब उत्पादन तेजी से बढ़ा तो अब जो है खाद्यान्न का निर्यात करने लग गया। और एक हुआ उद्योगों, इसका अगला बिंदु है उद्योगों का विकास। इन प्लानिंग के तहत जो है उद्योगों का काफी विकास हुआ, और उद्योगों का विकास इतना हुआ कि भारत उद्योगों, उपभोग उद्योगों के संदर्भ में तो लगभग आत्मनिर्भर बन गया। उपभोग उद्योगों में आत्मनिर्भर बन गया, और देश जो है वो 10वीं औद्योगिक अर्थव्यवस्था बन गई। 11वीं पंचवर्षीय योजना की बात करें तो औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि दर 7.2% थी, और 12वीं में लगभग अनुमानित 7.6%, ये 12वीं की दर थी। और पहली पंचवर्षीय योजना में 8% औद्योगिक उत्पादन की दर की बात की गई थी। नहीं होगा आज, थका हुआ हूं, काफी रह गया है, कल संडे है। क्योंकि अभी मेरी एनर्जी लेवल से आप देख पा रहे होंगे कि करवा दूंगा मैं 15 मिनट 20 मिनट में और, लेकिन हो नहीं पाएगा। आज स्कूल से लेट आया था, 3 बजे बाद में आया हूँ, 4 सवा 4 बजे घर पहुंचा हूँ। थोड़ी देर रेस्ट किया, और फिर आप लोगों से सोचा कि कुछ तो किया जाए। और थोड़ा तबीयत की वजह से भी दिक्कत हो रही है, वो एनर्जी लेवल रहता नहीं है।
लेकिन बेटा आप लोग मेहनत करें, थोड़ी बहुत हेल्प करें, इन चीज़ों को पढ़ें, नोट करें, लिखें, बहुत मेहनत करने की ज़रूरत पड़ेगी। और हमें भरोसा है आप लोग अच्छी मेहनत कर लेंगे और अच्छी मेहनत करके जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाएंगे, और उसके बाद में हम आपसे बात किया करेंगे कि हमारे बच्चा क्या कर रहा है भाई, कैसे पढ़ रहा है ना। कल मिलते हैं, सुबह में हुआ तो सुबह, नहीं शाम को जरूर मिलते हैं। तब तक के लिए बाय।